आइए, नमस्कार सबको। कल हम लोगों ने ओवरी के बारे में चर्चा की थी और उससे उत्पादित होने वाले एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के बारे में चर्चा की थी और उससे होने वाली, अगर ये स्राव कम हो जाता है तो कौन सी बीमारियां होती हैं, इसके बारे में भी चर्चा की थी। आज हम लोग डिप्रेशन के बारे में, अवसाद के बारे में चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रश्न आए हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर रजनीश शर्मा, उनका पेशेंट है, फीमेल है। सोनोग्राफी रिपोर्ट है कॉन्ट्रैक्टेड गाल ब्लैडर एंड माइल्ड बल्कि सर्विक्स। यह रिपोर्ट है सोनोग्राफी की। पेशेंट में कंडू, दाह, विबंध, मूत्रदाह होता रहता है। आईबीएस की बीमारी थी, वो काफ़ी कुछ ठीक है। ऐसी अवस्था में सबसे पहले पेशेंट में विरेचन करा दें। विरेचन करने से पित्त दोष बाहर निकलेगा, गाल ब्लैडर में शिथिलता आएगी, कंडू में भी कमी आएगी, दाह में भी अल्पता होगी और विबंध भी नष्ट होगा। तो विधिवत त्रिफलाघृत से आभ्यंतर स्नेहपान और फिर विरेचन करा दें। विरेचन करने के पश्चात एक योग गाल ब्लैडर के लिए कुटकी, शतावरी, पुनर्नवा और गोक्षुर, इनका बारीक चूर्ण तैयार कर लें। एक एक चम्मच दिन में 2 बार खाली पेट में इसका सेवन कराएं। इससे निश्चित पेशेंट में लाभ प्राप्त होगा। कंडू है, कंडू की अवस्था में आर्टिप्लेक्स लोशन ये पूरे शरीर में लगाएं और टेक्जिमा टैबलेट आती है, 2 गोली सुबह शाम को दें। और टेक्जिमा ऑइंटमेंट भी आता है, जहाँ ज़्यादा कंडू हो वहाँ पर आर्टिप्लेक्स लोशन और टेक्जिमा ऑइंटमेंट दोनों को मिला के लगाना चाहिए। इससे दाह में भी कमी होती है, कंडू भी खत्म होता है। विबंध के लिए मैंने बताया विरेचन तो कराना ही कराना है, लेकिन संसर्जन क्रम करने के पश्चात भी हल्का परगेटिव, जैसे छोटी हरड़-चूर्ण या एरंड भ्रष्ट हरित की 2.5 ग्राम की मात्रा रोज देते जाएं। इससे मूत्रदाह में भी अल्पता होगी, विबंध में भी आराम प्राप्त होगा। मूत्रदाह है, जलन हो रही है तो पानी ज़्यादा पिलाएं। सौंफ से सिद्धित पानी बड़ा उपयोगी है। 1 किलो में करीब 25 ग्राम सौंफ यौकुट करके और 1 बॉयल होने तक पका लें, फिर छान लें और इस पानी को बार बार रोगी को पिलाएं। शरंग पानी मुस्त परपट को शीर चन्नोदी चिनागरी है, श्रत शीतम जलम दद्यात पिपासा ज्वर शांति यही है। यह भी मूत्रदाह में अच्छा लाभ करेगा। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन करके ट्रीटमेंट करेंगे तो जो आपने तकलीफ बताई है पेशेंट की, वो ठीक होगी। आईबीएस ठीक हो गया है, अच्छी बात है। आईबीएस भी बहुत ही असाध्य श्रेणी की व्याधि है, एकदम से ठीक नहीं होता है, इसलिए इसमें लगातार दवा देने की आवश्यकता है। इसमें भी 3 विधाएं होती हैं चिकित्सा की। एक तो पंचकर्म के शोधन करने के पश्चात फिर औषधियों को देना। दूसरा है परपटिकल्प, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सा है। और तीसरा है संशमन औषधियाँ। तो अगर दोबारा आईबीएस हो तो पंचकर्म कराएं। गृहिणी मासितम दोषम विदग्धाहार मूर्छितम साविष्टम प्रसेकार विदाहारुजि गौरवी है। आम लिंगवानितम दृष्ट्वा सुखोष्णे नाम मनोधरेत फला नाम वा कसाण पिपली सरसपै सथा लीनम पक्वास्यास्तम वायाप्यम श्राव्यम संदीपन है शरीरानुगते सामे रसे लंघन पाचनम।
क्योंकि IBS के लक्षण ग्रहणी से संग्रहणी से ज़्यादा मिलते हैं। कभी पतला, कभी गाढ़ा, अतिश्रेष्टम विबद्धम व द्रवम तदुपदस्यते तृष्णा आलोच वैरस्य प्रसेक तमकानुताः शूणपाद कराह शास्ति परवृक्ष शर्दनम जुराह। ये लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। तो पेशेंट में पहले वमन कराना चाहिए, वमन के बाद विरेचन कराना चाहिए। विरेचन करने के पश्चात फिर औषधियों का सेवन करें, जैसे पंचामृत परपटी 125 मिलीग्राम, ग्रहणी कपाट रस 125 मिलीग्राम, अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम, दिन में 2 या 3 मात्राएं सेवन कराएं। इसमें एक योग और है, बड़ा अच्छा लाभ करता है। उसमें बिल्व चूर्ण 100 ग्राम, ईसबगोल 100 ग्राम और सौंफ चूर्ण 100 ग्राम, तीनों को मिला लें और एक एक चम्मच खाली पेट में 2 बार पेशेंट को सेवन कराएं। इससे बड़ा लाभ प्राप्त होता है। एक होता है पंचामृत परपटिकल्प या स्वर्ण परपटिकल्प। इसको भी मैंने बड़े विस्तार से कई बार आपसे चर्चा की है। इसका भी सेवन करेंगे तो लाभ होगा। संशमन औषधियों में आपको सबको मालूम है IBS में हम क्या दे सकते हैं। IBS में सबसे निदान परिवर्जन, आहार विहार का बहुत अत्यधिक ध्यान रखना पड़ता है, तभी ये रोग ठीक होता है। दूसरा रजनीश जी का प्रश्न है, वमन कल्प तो वमन के समय ही तैयार करना होता है। उद्देश्य ये है कि जो वमनोपक औषधियाँ हैं उनका तो हम काढ़ा बनाते हैं, डिकॉक्शन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए श्वास रोग है तो वासा, मुलहठी, इनका काढ़ा बना लेते हैं पहले 100 ml और इसमें मदन फल पिपली यौकुट करके उसमें डाल देते हैं लगभग 15 ग्राम और रात्रि भर रखा रहने देते हैं ताकि उसका अवशोषण हो जाए, मदन फल का जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो निकल आए। अब प्रातःकाल उसको मसल के छानते हैं। वमन जिस दिन कराते हैं अगर उसी वक्त आप भिगो के रखेंगे तो उतना जो एक्सट्रैक्ट है मदन फल का वो नहीं निकल पाता। इसलिए एक दिन पहले का मतलब है शाम को 5-6 बजे, मान ली कल यदि वमन कराना है तो आज शाम को 5-6 बजे डिकॉक्शन बना लें 100 ml और उसमें मदन फल पिपली भिगो के रख दें। और प्रातःकाल जिस दिन वमन कराना है उसको अच्छी तरह मसलें, छान लें और छानने के बाद फिर उसमें 2.5 ग्राम लवण, सेंधा नमक और 20 ग्राम शहद मिला करके मदन फल कल्प तैयार किया जा सकता है। ध्यान रहे कि वमन के लिए मदन फल सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? अल्पमात्रम महावेगम बहुदोषरम सुखम लघुपाकम सुखास्वादनम पीड़नम व्याधिनाशनम अभिकारी च व्यापत्तो नातिकिलानिकरम चैत गंधवर्णरसोपेतम विद्याद मात्रावद औषधम। सिर्फ रोग के अनुसार से जो काढ़े के द्रव्य हैं वो अलग अलग हैं। मैंने अपनी किताब में बहुत स्पष्ट दोषानुसार रोगानुसार कौन से काढ़ा लेना चाहिए ये विस्तृत से मैंने बताया है। मैं एक उदाहरण और देखना चाहूँगा। शीत पित्त है, शीत पित्त अभ्यंगा कटुक तैलम चा स्वेदस्यो श्रेण वारिणा तथाशु वमनम कारो पटोल आरिष्ट वासिक। यहाँ पर जो काढ़ा लेना है वो पटोल, निम्ब और वासा, इनका काढ़ा बनाना है। 100 ml 20-20 ग्राम तीनों की ले लें और यौकुट करके 100 ml काढ़ा बना लें। अब फिर इसमें 15 ग्राम 12 से 15 ग्राम मदन फल पिपली वमन के एक दिन पहले रात्रि को भिगो के रख दें। ऐसे ही हर डिसीज के लिए अलग अलग जो वमनोपक द्रव्य हैं जो काढ़ा बनाते हैं वो अलग अलग हैं रोगानुसार। तो उसका ध्यान रख करके आप यदि मदन फल कल्प तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर सोनल पटेल, इन्होंने प्रश्न किया है विजाइनल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट। ये विजाइनल इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है। साफ सफाई का
प्रॉपर ध्यान न रखने से ये अधिकतर बीमारी होती है। वेजाइनल इन्फेक्शन कई प्रकार का हो सकता है। कॉमन है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया इज़ वेरी कॉमन। हर दूसरे चौथे लेडीज़ को ल्यूकोरिया उत्पन्न होता है। इसमें रोगी बड़ा कमज़ोर हो जाता है, जिसको हम श्वेत प्रदर कहते हैं। रोगी में कमर दर्द, कमजोरी की महसूसी, ये ल्यूकोरिया में खास तौर से आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी विजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है, और इसका कारण भी अच्छे कपड़े का ना लेना, बहुत टाइट कपड़े पहनना, कॉटन के कपड़े ना पहनना, ऋतुकाल के समय में ठीक से दिनचर्या का पालन ना करना, इन सब कारणों से बैक्टीरियल वेगोनोसिस हो सकता है। तो विजाइनल इन्फेक्शन में मुख्य रूप से ल्यूकोरिया, बैक्टीरियल वेजिनोसिस और ईस्ट इन्फेक्शन, ये तीन मुख्य व्याधियां हैं जो कि विजाइनल इन्फेक्शन के अंतर्गत आती हैं। और इन सब में कारण वही है, साफ सफाई का ध्यान न रखना। इसके कारण इन तमाम प्रकार की व्याधियां पेशेंट में हो जाती हैं। इस रोग में कफ और पित्त की प्रधानता होती है। इसमें जो चिकित्सा देनी चाहिए उसमें पंचनिम्ब बटी या नींबू चूर्ण 5 ग्राम दिन में 2 बार पानी के साथ। एक पिरुदरांतक चूर्ण आता है, यह भी विजाइनल इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करता है। 5 ग्राम दिन में 2 बार पानी के साथ, या 3 बार भी दे सकते हैं। निर्गुंडी तैल, इसका लोकल एप्लीकेशन करना चाहिए इन्फेक्शन में। निर्गुंडी तैल में कॉटन डुबो करके और विजाइना के आसपास साफ सफाई करना चाहिए दिन में 2-3 बार, और उसको लगाना चाहिए निर्गुंडी तैल को। औषधियों में गंधक रसायन बटी, आरोग्यवर्धन बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार, यह भी बहुत ही लाभप्रद होती है। इसके अलावा रस औषधियों में गंधक, शुद्ध गंधक 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, रसमाणिक 60 मिलीग्राम, ये एक पुड़िया है। ऐसे दिन में 2-3 पुड़ियाँ शहद के साथ पेशेंट को देना चाहिए। एक पंचनिम्ब बटी भी आती है, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को प्रयोग करना चाहिए। ल्यूकोरिया है विशेष रूप से, तो उसमें पुष्यानुक चूर्ण 5 ग्राम दिन में 3 बार लाभप्रद है। इसके अलावा टैबलेट ल्यूकॉल 2-2 गोली दिन में 3 बार। चरक का M2 टोन सिरप 1-1 चम्मच दिन में 3 बार। अशोकारिष्ट 4 चम्मच पानी भोजन के बाद पेशेंट को देना चाहिए। विजाइनल इन्फेक्शन में जलन भी होता है। ऐसी अवस्था में चंद्रप्रभा बटी, चंदनादि बटी का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। उसी राशो 4 चम्मच पानी भोजन के बाद पेशेंट को देना चाहिए। यदि विजाइनल इन्फेक्शन के कारण फीवर हो तो गोदंती भस्म 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम दिन में 3 बार या 4 बार शहद के साथ देवें। इससे फीवर रोगी को नहीं होगा। इसके अलावा ल्यूकोरिया में जो दर्द होता है, कमर दर्द होता है, उसके लिए 10 मूलारिष्ट 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन कराना चाहिए। और यह आवश्यक है कि आप जो गारमेंट्स आप पहनते हो वो कॉटन के होना चाहिए।
और हमेशा साफ सुथरे कपड़े लेना चाहिए। साफ सुथरे कपड़ों के द्वारा ही आपकी रक्षा हो सकती है। एमसी के समय भी विशेष ध्यान रखना है। कपड़े बिल्कुल साफ साफ लेना चाहिए, गंदगी बिल्कुल ना हो, यह आपको ध्यान में रखना है। अवॉइड डिओडोरेंट्स, सुगंधित चीज़ें अवॉइड करिए। सेंटेड सोप, जो बहुत ज़्यादा सेंट से युक्त सोप है उनका भी प्रयोग ना करें, उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। और टेक 1 बनाना एवरी डे, रोजाना 1 बनाना का सेवन करें। यह भी विजाइनल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही अच्छी चिकित्सा है। क्लीन पेरिनियम रिपीटेडली, पेरिनियम को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। उसके लिए निम्ब पत्र क्वाथ या त्रिफला क्वाथ से प्रक्षालन पेरिनियम में करना चाहिए। इससे साफ सफाई रहेगी। और प्रिफर वियरिंग लूज क्लॉथ्स, टाइट क्लॉथ ना पहने, लूज क्लॉथ पहने, उससे भी आपको काफ़ी आराम प्राप्त होगा। तो इस तरीके से विजाइनल इन्फेक्शन के बारे में मैंने कुछ चर्चा की आपसे। डॉक्टर निर्मला स्वाल, उन्होंने एक प्रश्न किया है, फीमेल है, पेशेंट है, उनका 32 साल की उम्र है। जब वो खाना बनाती हैं या भोजन करते हैं तब नासास्राव होने लगता है, जबकि अन्य समय में वो ठीक रहता है। क्या यह किसी व्याधि का पूर्व रूप है? और उसको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ भोजन बनाते समय और भोजन करते समय नासास्राव होता है। भोजन बनाते हैं तब हम विभिन्न मसालों की छौंक डालते हैं, लाल मिर्च की छौंक डालते हैं, मेथी की छौंक डालते हैं। इसकी वजह से भी एलर्जी उत्पन्न होती है। और कई लेडीज़ में देखा है कि उसको छींके आना, नासास्राव खाना बनाते समय होता है। किचन में धुआं यदि इकट्ठा हो रहा है, वो बाहर न निकल रहा हो, तो भी ऐसे लक्षण रोगी में प्राप्त हो सकते हैं। मसाला जब भूंजते हैं, ऐसी अवस्था में भी पेशेंट को ये तकलीफ हो सकती है। किचन की साफ सफाई करते हैं तो वहाँ धूल धूप के कारण भी ऐसे लक्षण मिल सकते हैं। खाना खाते समय भी यदि उष्ण ज़्यादा है, उसको खाते हैं तो भी नासास्राव होता है, या मिर्ची ज़्यादा है तो भी नासास्राव हो सकता है। ये मेरी कल्पना है कि इसके कारण भी ये बात हो सकती है। चूँकि आपने बताया कि भोजन के बाद, खाना खाने के बाद पेशेंट नॉर्मल हो जाता है, कोई साइनोसाइटिस की बीमारी नहीं है, तो मुझे लगता है ये कारण रोगी में हो सकते हैं। ऐसी अवस्था में ये निश्चित बात है, यदि बार बार ये होता है एलर्जिक राइनाइटिस, तो यही धीरे धीरे बाद में प्रतिशाय, जीर्ण प्रतिशाय का रूप धारण कर लेता है। तो ऐसी अवस्था में आपको प्रारंभिक ट्रीटमेंट रोगी में कर देना चाहिए। इसके लिए त्रिभुवनकीर्त रस, महालक्ष्मी विलास रस, अभ्रक भस्म 125-25 मिलीग्राम लेकर के एक पुड़िया दिन में 2-3 बार पेशेंट को दे दें। हरिद्राखंड 5 ग्राम दिन में 2 बार दुग्ध के साथ पेशेंट को दें, ताकि ये रोग आगे ना बढ़ पाए। इसके अलावा अदरक सुरस 1 चम्मच और 1 चम्मच शहद मिला करके पेशेंट को रोज देवें। त्रिकटु चूर्ण 2.5 ग्राम की मात्रा लेकर शहद के साथ सेवन कराएं। इससे इस प्रकार का जो एलर्जिक सिम्टम्स है वो नहीं होंगे, क्योंकि यही बाद में स्थायी रूप से जीर्ण प्रतिशाय, साइनोसाइटिस आदि में परिवर्तन हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप लोगों ने प्रश्न पूछा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं हमेशा क्वेश्चन का इंतज़ार करता हूँ, कारण यही एक ऐसा स्टेज है, यही एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप खुले रूप में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। सामान्यतः जब सेमिनार होता है
या क्लास में जब आप पढ़ते रहते हैं तो आप संकोचवश कई बार प्रश्न नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप प्रश्न जरूर करें। मैं भरसक प्रयास करूंगा कि आपको उचित उत्तर आपको प्राप्त हो सके। अब आइए, जो हमारे चिकित्सक साथ में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर संध्या पांडे जो कि अंबिकापुर में पदस्थ हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, क्लास 1 चिकित्सक हैं, और हमारे आयुष दर्पण के नवीन जोशी जी, डॉक्टर उषा तभानी जी, डॉक्टर आशा तंदेल, डॉक्टर हरजीत सिंह, डॉक्टर नेहा जोशी, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर वंदना पाठक जी, डॉक्टर आदित्य त्रिपाठी जी, डॉक्टर सोनल पटेल, डॉक्टर अर्चना जायसवाल, आरोग्यम आयुर्वेद, डॉक्टर सुनील रातौरी, मनोरंजन साहू, डॉक्टर कुश गौड़, डॉक्टर बलविंदर सिंह मलिक, डॉक्टर रोहित गुर्जर, डॉक्टर विजय पाटीदार, डॉक्टर प्रदीप मानवी, डॉक्टर सलोनी गुप्ता, डॉक्टर मनीष खरे, डॉक्टर शिल्पा पालस्कर, ये चिकित्सक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबको बहुत सादर अभिनंदन। अब आइए, मनोअवसादता, जिसको हम डिप्रेशन कह सकते हैं, आज बहुत ही महामारी के रूप में ये व्याधि है। आपाधापी जिंदगी, भाग दौड़ की जिंदगी, कंपटीशन, जल्दी धन कमाने की लालसा, जल्दी यश पाने की लालसा, इसे कारण जब पूर्ति वो चीज़ नहीं होती है तब मनोविकृति होकर के मनोअवसाद या डिप्रेशन जैसा रोग हो जाता है। खास तौर से अत्यधिक तनाव होना, कुंठित रहना, अधिक समय तक कुंठित बने रहना, निराशा की उत्पत्ति, मानव मस्तिष्क में निराशा उत्पन्न होना, ऐसी अवस्था में हमारी गति बड़ी स्थिर हो जाती है एवं वह व्यक्ति अवसाद से ग्रसित हो जाता है। ये मुख्य कारण आज के समय में है। स्त्रियों में अवसाद की कंडीशन डबल पाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि 10% आबादी का, कुल आबादी का 10% व्यक्ति अवसाद से ग्रसित है, पुरुष, और स्त्रियां 20%। एक अध्ययन के अनुसार 10 to 20% तक डिप्रेशन आज के ज़माने में उपस्थित है। WHO के अनुसार 2020 के अंत तक या 21 तक हृदय रोगी के बाद अवसाद के रोगी सबसे ज़्यादा प्राप्त होंगे, ऐसा WHO का अनुमान है। इसके निदान में वंशानुगत कारण भी होते हैं। अगर आपके पिताजी को या आपके पिताजी के पिताजी को या मदर को डिप्रेशन हुआ है तो बच्चों में भी अवसाद की कंडीशन पाई जा सकती है, और इसी को बोलते हैं वंशानुगत कारण। एक और जो प्रमुख कारण है, बाल्यावस्था में ही माता पिता की मृत्यु हो जाना। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु होना, तो जितना लाड़ प्यार माता पिता से मिलता है वो अन्य से नहीं मिल सकता है, और धीरे धीरे व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है और अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी सामाजिक सहयोग न मिलने से भी मन में डिप्रेशन होने लगता है। दूसरा, जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो न प्राप्त हो, इससे भी मानसिक विभ्रम या अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। महिलाओं में 11 वर्ष के कम उम्र में माता पिता की मृत्यु हो जाने से, पति के साथ शारीरिक संबंधों का अभाव होने से, व्यवसाय में घाटा लगने से,
गंभीर व्याधियां जैसे कैंसर हो जाए, हृदय रोग हो, पौरुष ग्रंथि या पौरुष शक्ति कम हो जाए, इसकी वजह से भी डिप्रेशन रोगी में आ जाता है, व्यक्ति में आ जाता है। इसके अलावा जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जिसकी अभी लगभग 15 दिन से हम लगभग चर्चा कर रहे हैं, उनकी विकृति में भी जैसे कसिंग सिंड्रोम, एडिसन डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्टेरॉइड्स का अधिक सेवन करना, हाइपोथायरॉयडिज्म, इन सब में अवसादी कंडीशन रोगी में प्राप्त हो सकती है। तो अवसाद का ट्रीटमेंट करने के पहले इन रोगों का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उपद्रव के स्वरूप अवसाद हुआ है, तो उन रोगों को ठीक करेंगे तो अवसाद भी ठीक हो जाएगा। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या हो सकता है? तो जो मैं लक्षण आपको बता रहा हूँ, यदि 5 लक्षण आपको मिलते हैं व्यक्ति में, तो समझ लीजिए ये पेशेंट अवसाद का है। जैसे पूरे दिन अवसाद रहना, पूरे दिन बैठे रहना, काम ना करना, दैनिक कार्यों में कमी, 1 सप्ताह में 5% भार की निरंतर कमी होना, अनिद्रा या अतिनिद्रा, उदास रहना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, थकावट, थोड़ा से काम करने में थकावट, और अपने को अपमानित महसूस होना। अपमानित ऐसा लगेगा आपको कि मेरे को अपमान हो रहा है मेरे का। एकाग्रता में कमी, निर्णय लेने में असमर्थता और आत्महत्या करने का विचार। ये जो मैंने लक्षण बताए, इनमें 5 लक्षण यदि प्राप्त होते हैं तो समझिए ये अवसाद का रोगी है। तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, ये इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ इसको। पूरे दिन अवसाद रहना, दैनिक क्रियाओं में कमी, 1 सप्ताह में 5% भार का निरंतर कमी होना, अनिद्रा, अतिनिद्रा, उदास, चिड़चिड़ापन, थकावट, अपमानित महसूस होना, एकाग्रता में कमी, निर्णय लेने में असमर्थता और आत्महत्या की प्रवृत्ति। ये इनमें से 5 लक्षण यदि आपको प्राप्त होते हैं तो समझिए अवसाद का रोगी है। अब आइए चिकित्सा के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। तो सबसे पहले तो निदान परिवर्जन, जिसकी वजह से डिप्रेशन हो रहा है, अवसाद हो रहा है, उसको दूर करने का प्रयास करें। और इसके लिए हमको प्राणायाम है, मेडिटेशन है, सूर्य नमस्कार है, योगा, इसका हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। शोधन चिकित्सा में बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी मानसिक रोग हैं उसमें शोधन चिकित्सा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ब्राह्मी घृत से या अश्वगंधा घृत से आभ्यंतर स्नेहपान कर लें। सम्यक स्नेह लक्षण मिलने के पश्चात 1 दिन स्वेदन करें, फिर वमन कराएं। वमन के बाद संसर्जन कम कराएं और 9वें, 10वें, 11वें दिन बढ़ी हुई मात्रा में आभ्यंतर स्नेहपान करके 12वें, 13वें, 14वें दिन वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेद करें और ऐसा आहार विहार देवें जो कफ पित्त वर्धक न हो, और 15वें दिन विरेचन करा दें, वमन के 15वें दिन। इसमें नस्य कर्म का भी बड़ा रोल है। नस्य कर्म बड़ा उपयोगी चिकित्सा है। इसमें इंद्रिय वर्धक तैल, अणु तैल, ब्राह्मी तैल का प्रयोग ब्रह्मणार्थ हम करते हैं। अगर संशोधन की आवश्यकता है, शोधन नस्य की आवश्यकता है, तो पिपली और अपामार्ग, इसके चूर्ण का धमापन भी कर सकते हैं और इससे अवपीड़न भी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से 21 दिन का कोर्स, 2 दिन स्नेह नस्य और तीसरे दिन शोधन नस्य दें। इससे अवसाद की कमी आती है, अवसाद ठीक होता है। इसके अलावा और आपको ध्यान में रखना, सत्वावजय चिकित्सा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मानसिक रोगों में। बलि, मंगल, होम, जप और उसको अच्छी बातें सुनाना, विश्वास में लेना, और जो अपस्मार उन्माद में जो चिकित्सा मैंने बताई है, उस चिकित्सा का भी युक्तिपूर्वक यहाँ प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा श्राद्ध तर्पण बहुत आवश्यक है। अभ्यंग से पिचवा बस्तिश्चेति चतुर्विधम,
अभ्यंग, शिरोअभ्यंग या पिचुधारण या शिरोधारा या शिरोवस्ती, ये भी अवसाद के रोगियों में बहुत लाभप्रद होता है। इसका प्रयोग आपको करना चाहिए। योगासन जैसे मैंने बताया, ध्यानावस्था में मस्तिष्क में अल्फा तरंगों का संचार होता है। जब मेडिटेशन लगाते हैं तो मस्तिष्क में अल्फा तरंगों का संचार होता है और नियमित योगाभ्यास करने से एंडोर्फिन्स का स्तर बढ़ जाता है, जिससे उत्तेजना, तनाव, हताशा जैसे नकारात्मक भावों को दूर करता है। तो इसलिए नियमित योगाभ्यास, नियमित मेडिटेशन मानसिक रोगियों को जरूर करना चाहिए। औषधियों में स्मृति सागर रस 125 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, वात कुलांतक 60 मिलीग्राम, यह एक मात्रा है। ऐसे दिन में 2 मात्रा ब्राह्मी अवलेय के साथ पेशेंट को देना चाहिए। एक और रस योग है बड़ा इम्पॉर्टेंट, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, स्मृति सागर रस 125 मिलीग्राम, सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम। ये दिन में 2 या 3 बार ब्राह्मी अवलेय के साथ आप पेशेंट को दें। अश्वगंधा चूर्ण 2.5 ग्राम, वचा चूर्ण 2.5 ग्राम और सर्पगंधा चूर्ण 2.5 ग्राम, इन तीनों को मिला लें और इसका भी सेवन शहद के साथ या दुग्ध के साथ पेशेंट में कराएं। इससे तत्काल रोगी में कंट्रोल होता है। घृतों में ब्राह्मी घृत, कल्याण घृत। कल्याण घृत का तो संशमन की दृष्टि से भी प्रयोग करना चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कल्याण घृत। 2 चम्मच भोजन के काल में करीब 11 बजे सुकोष्ण कर लें और गर्म पानी के अनपान में इसको देना चाहिए। दूसरा मेध रसायन क्वाथ, ये मैंने कई बार आपको बताया है, बड़ा उपयोगी है मानसिक रोगों के लिए। इसमें शंख पुष्पी, मंडूक पर्णी, गिलोय और मुलेठी बराबर मात्रा में ले लें, यौकुट कर लें। 4 चम्मच दवाई, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पकाएं। ऐसा 1 कप सुबह शाम को दोनों टाइम आप सेवन कराएं। एक और योग है शंख पुष्पी और वचा चूर्ण। शंख पुष्पी 5 ग्राम, वचा चूर्ण 2.5 ग्राम, इन दोनों को मिला करके सुबह शाम पानी के साथ या दुग्ध के साथ सेवन कराएं। बटी में ब्राह्मी बटी, शंख पुष्पी बटी, ये बड़ी उपयोगी है। 2-2 गोली दिन में 2 बार आप दे सकते हैं। आमल की रसायन का प्रयोग भी इस रोग में उत्तम लाभ करता है। आमल की रसायन 5 ग्राम दिन में 2 बार। एक योग जो मेरा अनुभूत है, मैं हमेशा पेशेंट में देता हूँ, लहसुन 5 नग और 10 ml तिली तेल। लहसुन को इसमें पीस दीजिए और प्रातःकाल खाली पेट में इसका सेवन करें। प्रयुंजात तई लहसुनम पैसा व शतावरी सद्यायोपि जेणे पैसा अध्यार ससक्रम। कई योग हैं, लेकिन लहसुन का योग जो मैंने बताया, 5 नग लहसुन और 10 ml तिली तेल, और इसमें पीस करके और इसका सेवन खाली पेट में रोज प्रातःकाल आप कराएं। दूसरा, अवसाद के रोगियों में हर्षण चिकित्सा। उसको किसी भी कारण से खुश रखें, हर्षित करते रहें, उसको उत्साहवर्धन करें। दूसरा, आश्वासन, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, चिंता नहीं करना, किसी की परवाह नहीं करना, कोई क्या बोलता है ये मत सोचना। ऐसे इस प्रकार के पॉजिटिव आश्वासन पेशेंट में देना चाहिए। इसके अलावा नित्य स्नान, नित्य अभ्यंग और शीतल लेप जैसे चंदन आदि का लेप पूरे शरीर में करें तो पेशेंट को बड़ा अच्छा लगता है, विश्वास पैदा होता है, धैर्य पैदा होता है और उसको लगता है मैं अब ठीक हो जाऊंगा। इसलिए पर्सनल केयर इसमें मानसिक रोगों में बहुत आवश्यक है। धैर्य, स्मृतिवर्धक उपाय, धैर्य और स्मृतिवर्धक उपाय करना चाहिए। किस्सा कहानी सुनाना चाहिए, रामायण की कथा सुनाना चाहिए, जिसमें उसको अच्छा लगे वो चीज़ आपको करना है। और सद्व्रत का पालन करवाएं। सद्व्रत का अनावश्यक वो झूठ ना बोले, क्रोध ना करे, सत्यवादनम अक्रोधम निर्वृत्तम मध्यमैथुनात्, अहिंसकम अनायसम प्रशांतम प्रियवादनम, जप शौच परम धीरम दान नित्यम तपस्विनः, देवगो ब्राह्मण आचार्य गुरुवर्धाच निरतम।
आनसंस परम नित्यम नित्यम करुण वेदनम, आनसंस परम नित्यम नित्यम करुण वेदनम, समजागरण सुप्नम नित्यम क्षीरघृतासनम, देश काल प्रमाणज्ञम युक्तज्ञम न हंकृतम, सस्ताचार असंकीर्णम आध्यात्म प्रवणेन्द्रियम। ये सद्व्रत के नियम है, जितना पालन कर सके उतना पालन पेशेंट से कराएं, आप खुद करें, क्योंकि आप खुद करेंगे तो निश्चित रूप से जो आपका पेशेंट है वो भी आपकी बात मानेगा। तो इस तरीके से अवसाद के बारे में कुछ चर्चा की, आशा है आपको पसंद आया होगा। कल फिर हम इसी वक्त आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय आयुर्वेद।